आज का टॉपिक है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले अपन परिभाषा देखेंगे स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो परिभाषा में क्या होगा? दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेश, बिंदु के समान आवेश हैं, दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय के लिए। निकाय का मतलब क्या है? समूह। दो आवेश हो सकते हैं या दो से अधिक आवेश हो सकते हैं। उनके समूह के लिए उन आवेशों को दी गई स्थितियों उन आवेशों को दी गई स्थितियों तक अनंत से लाकर, कहाँ से? अनंत से लाकर स्थापित करने में किया गया कुल कार्य, अनंत से लाकर स्थापित करने में किया गया कुल कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दोबारा सुन लीजिए परिभाषा क्या होती है। दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेशों, क्या बताया मैंने? दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय के लिए, दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेश हो सकते हैं, उनके निकाय के लिए उन आवेशों की स्थितियां हैं, उनकी स्थितियों तक अनंत से लाकर स्थापित करने में किया गया कुल कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें दो कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन क्या होगी? दो आवेशों के निकाय के लिए, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। और दूसरा पार्ट क्या होगा? दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे और दूसरी कंडीशन में दो से अधिक अर्थात तीन आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो दो आवेशों के निकाय के लिए दो आवेश है Q1 और Q2। इन आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ज्ञात करना है। परिभाषा में क्या बताया था? इन आवेशों को इनकी दी गई स्थितियों तक अनंत से लाकर स्थापित करने में जो कार्य है वो क्या कहलाता है? इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो अपन क्या मान लेते हैं? मानना कि कोई बिंदुवत आवेश Q1 है, एक बिंदु के समान। बिंदुवत आवेश का मतलब बिंदु के समान कोई आवेश Q1 है, कोई बिंदुवत आवेश Q1 है। मानना कि कोई बिंदुवत आवेश Q1 है जिससे स्मॉल r दूरी, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। कोई बिंदुवत आवेश Q1 है जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर विद्युत विभव क्या होगा? बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव आपको पढ़ाया था चैप्टर के अंदर। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है? V = KQ/R होता है। Q के स्थान पे क्या काम आएगा? यहाँ पर Q1, क्योंकि आवेश क्या? बिंदुवत Q1 आवेश। तो बिंदुवत आवेश Q1 के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव क्या होगा? V = KQ1/R। एक अन्य आवेश Q2 को अनंत से, कहाँ से लेके आएंगे? अनंत से। एक अन्य आवेश Q2 को अनंत से बिंदु P तक लाने में Q1 के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। एक अन्य आवेश Q2 को, ये बात लिखनी है आपको, एक अन्य आवेश Q2 को अनंत से बिंदु P तक Q1 के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य के लिए फॉर्मूला कहाँ से आएगा? विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V = W/Q, जिससे W क्या होगा? QV। W क्या होगा? QV। अब इसके अंदर Q के स्थान में क्या काम आएगा? Q2 काम में आएगा, क्योंकि Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं। W क्या हो जाएगा? Q2 × V होगा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू रखेंगे नंबर 2 में, किसकी? V की। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा? W = Q2 तो है ही, V का मान क्या होगा? KQ1/R। फाइनली इसको ऊपर लिखेंगे W = KQ1 Q2/R। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3। और ये जो कार्य W है, यह कार्य ही Q1 Q2 के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ये जो कार्य है वो किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा। संकेत क्या होता है उसका? U। इसका मतलब U = क्या हो जाएगा? KQ1 Q2/R। U = KQ1 Q2/R। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 4।
ये क्या आ गया, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आई। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम मानना कि कोई बिंदुवत आवेश Q1 है जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विभव क्या होगा, मतलब Q1 आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव V = K Q1/R। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 1। उसके बाद में क्या बताना है आपको, एक अन्य आवेश Q2 को अनंत से बिंदु P तक Q1 के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य का मान ज्ञात करने के लिए विद्युत विभव का फॉर्मूला काम मिलेंगे। V = W/Q होता है, W = QV, और इसमें V का मान रखेंगे W = QV होता है। कौन से आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q2 आवेश कौन से लेकर आ रहे हैं, तो Q की संख्या आएगा Q2 आएगा। उसके बाद में इस इक्वेशन में V का मान यहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 1 से 2 में रखेंगे तो W = Q2 तो है ही, V का मान यहाँ रखेंगे तो K Q1/R। फाइनली W = K Q1 Q2/R। और उसके बाद में क्या है, ये जो कार्य W है, ये कार्य क्या होगा, Q1 Q2 के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, मतलब किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। दैट मीन्स U = K Q1 Q2/R। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। उसके बाद में अपन बात करते हैं, फॉर्मूला तो क्या आ चुका, U = K Q1 Q2/R, ये फॉर्मूला आ चुका। अब इसके बाद में इस फॉर्मूले से अपन कुछ कंडीशन देखेंगे। इसकी कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन में बात करता हूँ, अगर Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 का मान क्या हो, ग्रेटर देन 0 मतलब धनात्मक हो। जब इसका मान धनात्मक है उस कंडीशन में W का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और U का मान भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स Q1 Q2 का मान ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कार्य और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। उसके बाद में सेकेंड कंडीशन इसकी आती है, यदि Q1 Q2 इज लेस देन 0 अर्थात ऋणात्मक हो, Q1 Q2 का मान लेस देन 0 मतलब ऋणात्मक हो, उस कंडीशन में क्या होगा, ये लेस देन 0 है, इसका मतलब W किया गया कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। तो ये बात हो चुकी दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा और उसके लिए दो कंडीशन। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर, नेक्स्ट वो है सेकेंड कंडीशन है, दो से अधिक बिंदु, आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो से अधिक मतलब 3 आवेशों का निकाय मान लेंगे इस प्रकार से, 3 आवेश, पहला जो आवेश है Q1 मानेंगे, दूसरा आवेश Q2 मानेंगे, तीसरा आवेश Q3 मानेंगे। Q1 Q2 और Q3, इनके बीच दूरी 1 और 3 है, दूरी हो जाएगी R1 3। 2 और 3 है R2 3, 1 और 2 है R1 2 होगा। Q1 Q2 Q3 3 बिंदु तो आवेश निकाय है, दूरी R1 3 R1 2 R2 3, और इसके लिए जो बिंदु है उसको मानेंगे P1, और दूसरा इसका स्थिति सदिश है वो होगा R1 सदिश। ये जो बिंदु है P2 स्थिति सदिश होगा इसका R2 सदिश, ये बिंदु है P3 और इसका सदिश हो जाएगा R3 सदिश। तो दो से अधिक आवेशों का निकाय है, इसका मतलब 3 आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। अब 3 आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 3 आवेशों के निकाय के लिए
स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर दो दो आवेशों का समूह कहाँ मिलेंगे, दो दो आवेशों का समूह। पहले इन दो आवेशों का युग्म कहाँ मिलेंगे, मतलब इन दो आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। वो किसके बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर। कहने का मतलब क्या है, पहले इन दो आवेशों के लिए कार्य का मान ज्ञात करेंगे, इसके बाद में इन दो आवेशों के निकाय के लिए कार्य का मान ज्ञात करेंगे, और उसके बाद में इन दो आवेशों के निकाय के लिए कार्य का मान ज्ञात करेंगे, और उन तीनों को जोड़ देंगे तो इन तीन आवेशों के निकाय के लिए कुल स्थितिज ऊर्जा का मान आएगा। तो तीन बिंदु आवेश है Q1, Q2, Q3, जो कि बिंदु P1, P2, P3 पर स्थित है। तो संपूर्ण इकाई की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं स्टार्टिंग में प्रथम आवेश Q1। प्रथम आवेश Q1 को P1 तक लाने में किया गया कार्य शून्य होगा। जो प्रथम आवेश Q1 है, Q2, Q3 की बात नहीं कर रहा, केवल Q1 की बात कर रहा हूँ। प्रथम आवेश Q1 को अनंत से, प्रथम आवेश Q1 को अनंत से बिंदु P तक लाने में कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि क्षेत्र में कोई अन्य आवेश उपस्थित नहीं है। फाइनली बेसिकली होता क्या है, V इक्वल टू W अपॉन Q, जिससे W इक्वल टू QV। तो जिस आवेश को लेकर आ रहे वो तो आवेश होगा। एक दूसरा आवेश है जो पहले से स्थित आवेश होगा चित्र में, उससे कारण विभव आएगा। पहले से कोई आवेश नहीं है तो V का मान 0 होगा, कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, Q1 आवेश को, केवल Q1 आवेश की बात करें, Q1 आवेश को बिंदु P1 तक लाने में किए गए कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि क्षेत्र में कोई अन्य आवेश उपस्थित नहीं है, अर्थात W1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। बात समझ में आई। क्या बताया, Q1 आवेश को अनंत से, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु P1 तक लाने में किए गए कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि क्षेत्र में कोई अन्य आवेश उपस्थित नहीं है, अर्थात W1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। उसके बाद हम बात करते हैं Q2 आवेश की। Q2 आवेश को क्षेत्र के बिंदु P2 तक, Q2 आवेश को क्षेत्र के बिंदु P2 पर Q1 से R12 दूरी पर, Q1 से R12 दूरी पर लाते हैं तो किए गए कार्य का मान। बात समझ में आ रही है क्या, Q2 आवेश को अनंत से, Q2 आवेश को अनंत से, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु P2 पर Q1 से स्मॉल r12 दूरी पर लेकर आते हैं तो किए गए कार्य का मान। इसके लिए कार्य मान लेते हैं W2। W2 इज इक्वल टू क्या होगा, वही V इक्वल टू W अपॉन Q, W इक्वल टू QV। Q आएगा तो Q तो कौन सा होगा, Q2 हो जाएगा, और V कौन सा होगा, Q1 के कारण, किसके कारण, Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण विभव इंटू Q2। बात समझ में आ रही है क्या, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु P2 पर Q1 से R12 दूरी, पहले से Q1, इस चित्र में पहले से Q1 स्थित है, तो Q2 आवेश को अनंत से बिंदु P2 पर Q1 से R12 दूरी पर लाने में किए गए कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या होगा, Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं तो कार्य का मान W2 इक्वल टू Q1 के कारण विभव इंटू Q2। तो W2 इज इक्वल टू Q1 के कारण विभव, केवल Q1 है, उसके कारण विभव क्या होगा, V इक्वल टू क्या Q अपॉन R होता है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R, R का स्थान जाएगा R12, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R12 इंटू में क्या है, Q2 है। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2। बात समझ में आई। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु P2 पर Q1 से R12 दूरी पर लाने में किया गया कार्य, W2 इक्वल टू Q1 का विभव इंटू Q2। तो विभव तो मान यह आ जाएगा और Q2 आपका ये है ही, तो ये किसका मान आ गया, W2 का। इसी प्रकार से पहले अपन Q1 की बात की अकेले की, उसके बाद Q2 की बात की Q1 के सापेक्ष, तीसरी बात अपन बात करें Q3 की। इसी प्रकार Q3 आवेश को अनंत से, इसी प्रकार Q3 आवेश को अनंत से क्षेत्र के बिंदु P3 तक लाने में किया गया कार्य। Q3 आवेश को अनंत से बिंदु P3 पर लाने में किया गया कार्य क्या होगा, W3 इज इक्वल टू, इसको लेकर आ रहे हैं Q1 Q2 इस विद्युत क्षेत्र में पहले से स्थित है, इसका मतलब W3 इक्वल टू Q1 व Q2 के कारण, Q1 व Q2 के कारण विभव, Q1 व Q2 के कारण विभव
इंटू Q3, Q1 व Q2 के कारण विभव इंटू Q3। तो W3 इज इक्वल टू Q1 व Q2 विभव। ये विभव किसके कारण था? Q1 के कारण। क्या फॉर्मूला था? 1/4πε0 Q1 अपॉन, इस Q1 की दूरी है Q3 से R13, तो दूरी क्या हो जाएगी? R13। ये तो Q1 का विभव हो गया। दूसरा Q2 की बात कर रहे हैं, Q2 का कारण क्या आएगा? 1/4πε0 Q2 अपॉन R23, Q2 अपॉन R23 मल्टीप्लाई में क्या है? Q3। बात समझ में आई? इस Q3 आवेश को लेकर आ रहे हैं। Q1 Q2 आवेश पहले से उपस्थित है, तो Q3 आवेश को अनंत से बिंदु P3 तक लाने में किया गया कार्य W3 इक्वल टू Q1 व Q2 का विभव इंटू Q3। Q1 के कारण क्या विभव आएगा? सिंपल सा फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू KQ अपॉन R होता है। K का मान 1/4πε0 होता है, 1/4πε0 Q1 अपॉन R13, क्योंकि Q1 आवेश की Q3 आवेश दूरी क्या है? R13। इसी प्रकार से Q2 आवेश की Q3 आवेश की दूरी क्या है? R23। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4πε0 Q2 अपॉन R23 मल्टीप्लाई में क्या आ गया? Q3 आवेश जो कि अनंत से लेकर आ रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से कॉमन क्या आएगा? 1/4πε0, 1/4πε0, 1/4πε0 कॉमन आ गया। तो Q1 अपॉन R13 बचा, Q1 अपॉन R13, ये Q3 बाहर है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? Q3। इसी प्रकार से यहाँ से कॉमन क्या आ गया? 1/4πε0 क्या हो जाएगा? Q3 अपॉन R23। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 3। तो Q1 आवेश के कारण कार्य हो गया W1, Q2 आवेश के कारण W2, Q3 आवेश के कारण W3। अब इन सभी आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इन सभी आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। W1 का मान कहाँ से आएगा? समीकरण 1 से। W2 का मान कहाँ से? समीकरण 2 से। W3 का मान कहाँ से आएगा? समीकरण 3 से। दैट मीन्स समीकरण 1, 2, 3 से मान कहाँ रखेंगे? 4 में। तो U इक्वल टू क्या बनेगा? W1 का मान समीकरण 1 से क्या है? 0। W2 का मान क्या है समीकरण 2 से? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। W3 की बात करते हैं, W3 में क्या है? 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ये मान किसका था? W3 का। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? 1/4πε0 U इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ से जब 1/4πε0 कॉमन आया तो क्या बचा? Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q2 अपॉन R12। इसी प्रकार से इस पद से कॉमन ले लिया 1/4πε0, तो क्या बच गया? ये पूरा पद यहाँ बच जाएगा। क्या हो जाएगा? Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस यहाँ पे क्या है? Q2 Q3 अपॉन R23। तो फॉर्मूला क्या बन गया? इसको और सिंप्लीफाई रूप में मैं लिख रहा हूँ। U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, Q1 Q3 अपॉन R13। तो ये फॉर्मूला हो चुका आपका इक्वेशन नंबर 5। मतलब 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। तो इस टॉपिक में आपने क्या देखा? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा देखी, उसके बाद में 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला ज्ञात किया, और उसके बाद में 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ज्ञात किया। इस प्रकार से टॉपिक कंप्लीट।